हेलो बच्चों। एक बार कमेंट सेक्शन में टैली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल और क्लियर है नहीं है। तो आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल होगी। और एक जेई एडवांस 2014 का पेपर वन का क्वेश्चन नंबर 8, अगर किसी बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उसको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होगा। और इस क्वेश्चन का मतलब वो भी याद होगा कि इस क्वेश्चन को किस नाम से जाना जाता है। जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का हमने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन करा था, उस क्वेश्चन को हम डिक्शनरी प्रॉब्लम के नाम से जानते थे। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को हम किस नाम से जानते हैं? इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को हम जानते हैं लैडर प्रॉब्लम के नाम से। और लैडर प्रॉब्लम पे एक ही बार जे एडवांस की हिस्ट्री में आई गेस ऐसा हो रखा है कि जिस पे क्वेश्चन भी आ रखा है, और वो ईयर है 2014 का। पर काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, आपको हर बुक में प्रॉब्लम मिल जाएंगी। डीसी पांडे, एच सी वर्मा, एटलीस्ट सभी बुक में प्रॉब्लम दी रहती है, सेंगेज में वगैरह वगैरह ये लैडर प्रॉब्लम दी रहती है। तो द की पॉइंट इज, आज के थंबनेल आपने देखा होगा कि थंबनेल है जेई एडवांस के लिए स्किल कैसे डेवलप करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेसिकली 2024 एस्पिरेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के बारे में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की जब हम बात करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मैंने देखा है कि बहुत सारे टीचर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के नाम पे बहुत सारे केसेस कराते हैं क्वेश्चंस के। मतलब इस क्वेश्चन को ले लेंगे वो लेटर प्रॉब्लम में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के उस क्वेश्चन को ले लेंगे वो डिक्शनरी प्रॉब्लम में। तो जब तक आप इस माइंडसेट से बाहर नहीं निकलोगे कि मतलब ये क्वेश्चन इस केस के अंदर आएगा, ये क्वेश्चन इस केस के अंदर आएगा, तब तक आप पूरे क्वेश्चन को या फिर पूरी अपनी जेई की जितना भी सिलेबस है उसको एक सेट की तरह नहीं देखोगे, मतलब पूरा एक अरेंजमेंट की तरह नहीं देखोगे, तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। वो टॉगलिंग जिसको हम बोलते हैं, मतलब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन में। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके सामने आया, वहाँ आप ये सोचोगे ये लेटर प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे बढ़िया सीधे बिल्कुल डायरेक्टली, मेरी जो गलती थी जेई प्रिपरेशन के टाइम में, वन ऑफ द मेजर जो गलती थी उसमें से यही थी कि मैं भी प्रॉब्लम स्किल में फंस गया था। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की वीडियो देखूंगा, जेई एडवांस्ड के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये देखूंगा। बेसिकली आपको प्रॉब्लम अप्रोच करनी आनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कोई मतलब वो नहीं होती है, वो अपने आप सॉल्व करते करते खुद ही स्किल डेवलप हो जाती है। और इतने सवाल एक टाइम के बाद ऐसा आता है कि इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाए, आपको पहले से ये पता होता है कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, या फिर आधा क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता लग जाता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेसिकली आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, उससे आपकी स्किल कितनी इंप्रूव होगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड नथिंग एल्स। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि कोई बच्चा अगर 10th में पढ़ रहा है, या फिर जिसने बेसिक मैकेनिक्स के रूल्स पढ़ रखे हैं, मतलब उसको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पता है और किसी भी पॉइंट के अबाउट वो मोमेंट अच्छे से कैलकुलेट कर लेता है। इस क्वेश्चन में सिर्फ दो केसेस आपको लगने हैं। सबसे पहला जो केसेस है वो है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का केस। और जो दूसरा केस इसमें लग रहा है वो लग रहा है मोमेंट्स का केस। मोमेंट, या फिर आप इसको टॉर्क के नाम से भी जानते होगे, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। दो ही अगर आपको केस याद है, मतलब अगर आपने दो ही कंडीशंस भी पढ़ रखी हैं, अगर आपको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखनी आती है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, या फिर मोमेंट की कंडीशन लिखनी आती है किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट, आप मोमेंट फाइंड कर सकते हो किसी भी केसेस में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल पा रहे हो, जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है उससे और फोर्स के बीच का, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में एज सच आपके लिए कुछ नहीं रखा है। मैं आपके सामने ये क्वेश्चन क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक करी थी इस क्वेश्चन में अपने जेई प्रिपरेशन में। मैंने लेटर प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देख लिया था। मैंने ये देख लिया था कि एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ही है लेटर प्रॉब्लम। पर अल्टीमेटली कोई भी अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम नहीं होते। अल्टीमेटली ये एक मैकेनिक्स के पार्ट ही है। आपको बेसिकली इसको एक मैकेनिक्स के पार्ट की तरह ही ट्रीट करना है। बिल्कुल इसमें फ्रिक्शन, अगर इसमें फ्रिक्शन की बात आ रही है सबसे ज़्यादा जो उसमें यूज़ हो रहा है, इन द फिगर लेडर ऑफ मास एम इज शोइंग अगेंस्ट अ वॉल। इस क्वेश्चन में बिल्कुल सब कुछ हमें क्लियर कट है। यहाँ पर एक लेडर दे रखा है, ये एक वॉल है हमारे पास, ये एक वॉल है, और ये है हमारे पास फ्लोर। फ्लोर मतलब ग्राउंड सरफेस है हमारे पास। तो ये बोल रहा है कि जब ये जो लेडर है, लेडर मतलब एक सीढ़ी है, जब ये सीढ़ी स्लिप करने वाली होगी, इफ़ द लेडर इज अबाउट टू स्लिप, इफ द लेडर इज अबाउट टू स्लिप, देन उसके बाद क्या होगा। ये चार कंडीशन दे रखी है, चार कंडीशन हमें सेटिस्फाइड करानी है। और बोल रखा है कि यहाँ पे लेडर पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है N2, ये है N2, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है हमारे पास कितना N1। तो आपको फ्रिक्शन का एक बेसिक रूल पता होगा कि फ्रिक्शन क्या करता है आपके पास,
आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। दैट इज द यूज ऑफ फ्रिक्शन, कि जिस भी डायरेक्शन में आपको मोशन हो रहा होगा उसके अपोजिट एक दूसरा फोर्स एक्ट करता है एक्शन रिएक्शन की तरह बैलेंस करने के लिए, जो आपके मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, फिर मोशन को क्या करता है, रोकता है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन। हम यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक फ्रिक्शन का इतना मीनिंग आपको, अगर आपको इस क्वेश्चन में पता है तो आप इजीली, सॉरी, इस क्वेश्चन को इजीली आप क्या कर पाओगे, टैकल कर पाओगे, सिंपल दो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और मूवमेंट की कंडीशन लिख के। अब बात करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करा जाएगा। उससे पहले एक और बात, मैंने एक पोल डाली थी रिसेंटली अपने चैनल में, कम्युनिटी टैब में, जिसमें मैंने पूछा था कि आपको ग्राफ में सीरीज चाहिए या फिर आपको ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए। तो बहुत 2-3 लोगों का उसमें कमेंट आया कि यार भैया मेरे को जेई एडवांस के रोज़ 5 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दो जेई एडवांस तक, ताकि हमारी प्रॉपर रिवीजन प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं उसी चीज़ को आगे लेके चल रहा हूँ कि आपको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जेई एडवांस के क्वेश्चन की, तो मैं उसी चीज़ को लेके चल रहा हूँ। और प्ले विद ग्राफ वाली जो सीरीज़ है, जो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए, मतलब बस अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे पास, जो मैं बिल्कुल आपको मतलब जल्द से जल्द प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। पर अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो मतलब एक के बाद एक मैं प्लान अपने क्या करता रहूँगा, आपसे पूछते रहूँगा, और आप बताते रहना कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से अपन क्या करेंगे, आपके लिए वीडियोस लेते आते रहेंगे। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि आपको सब कुछ पता लग गया। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ द लेडर इज अबाउट टू स्लिप, लेडर हमारे पास क्या होने वाला है, स्लिप होने वाला है। तो उसके बाद हमें कंडीशन बतानी है कि ये 4 कंडीशन में से कौन सी सही होगी। मल्टीपल करेक्ट है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले अपन एक लेडर बना लेते हैं। लेडर क्या होता है, बेसिकली एक सीढ़ी होती है, और ये हमको दे रखी है एक दीवार। उतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, पर हाँ इस क्वेश्चन की हाइप बहुत ज़्यादा है, लेडर प्रॉब्लम नाम से फेमस है, लेडर के प्रॉब्लम्स नाम से। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक लेडर हमारे पास ये अपन को गिवन है। ठीक हो गया। ये लेडर में हमारे पास बोल रहा है कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही है कितनी, यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन लग रही है बच्चा N2। ये है N2 नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पर का फ्रिक्शन दे रखा है μ2, और यहाँ पर भी एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। इस नॉर्मल रिएक्शन को उसने बोल रखा है N1। अब देखो, ये हमारे पास लेडर है और ये हमारे पास दीवारें हैं। अब ये जब स्लिप होने वाली होगी तो उस समय क्या होगा, उस समय की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आगे की तरफ जाएगा, इस तरफ को जाएगा। अगर ये पॉइंट इस तरफ जाएगा तो इस पॉइंट में फ्रिक्शन लगेगा पीछे को, भाई साहब पीछे को इसमें फ्रिक्शन लगेगा F1। उसकी वैल्यू कितनी होगी, μn। फ्रिक्शन की वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होती है। म्यू इस सरफेस का दे रखा है μ2 और नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है N2। अगर आपको F इक्वल्स टू μn नहीं पता है, तो अगर आपको चाहिए ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो मैं इसमें एक वीडियो डाल दूंगा इसके डेरिवेशन में और इसके कॉन्सेप्ट में। F इक्वल्स टू μn बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है जब सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा होता है सरफेस के ऊपर। अगर ये पॉइंट की बात करते हैं, जब ये पॉइंट आगे जाएगा तो ये पॉइंट नीचे को आने की कोशिश करेगा। अगर ये पॉइंट नीचे को आ रहा है तो इसमें फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इसको अपोज करेगा, इसमें फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ कितना, F1। और F1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, μ1 इंटू N1। ये आ गई हमारे पास किसकी वैल्यू, F1 की वैल्यू। ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब नेट द सम ऑफ फोर्सेस, द नेट सम ऑफ फोर्सेस ऑन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0 एंड द सम ऑफ नेट फोर्सेस ऑन वाई डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। अब ये लेटर का जो मिडिल पॉइंट है, मान लो ये हमारे पास है लेटर का मिडिल पॉइंट, ये है नीचे, ये इसमें फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो बिल्कुल नीचे को एक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू mg, जो कि उसकी ग्रेविटी की वेट की वजह से क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। अगर मैं इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखना शुरू करूं तो सबसे पहले जो मेरे पास कंडीशन आती है वो आती है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। एक्स डायरेक्शन में इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, N1 जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, तो N1 का साइन होगा माइनस का N1 प्लस μ2 इंटू N2, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्लस का F इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी F की वैल्यू किसके बराबर आ गई, N1 के बराबर, या फिर वो किसके बराबर आ गई, μ2 इंटू N2 के बराबर। ये बहुत ही बेसिक सी हमने क्या लिखी, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखी है एक्स एक्सिस में। अब मैं लिखता हूँ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन किसमें, वाई एक्सिस में। ये बच्चे बच्चे को ये चीज़ आती होगी। mg नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो mg के आगे माइनस का साइन आ जाएगा, तो mg माइनस का आ गया। N2 ऊपर को एक्ट कर रहा है तो N2 के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का N2 आ गया। F1 इक्वल्स टू μ1 इंटू N1, ये भी ऊपर को एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर प्लस का F1 आ गया, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो N2 प्लस यहाँ से एक और बनेगी μ1 इंटू N1, दैट इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया। दैट सेट हमारे पास क्या बन के आ गई, 2 इक्वेशन बन के आ गई। इसको नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2, और इसको नाम दे देता हूँ मैं कितनी, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, मेरे को एक तो N1 यहाँ पर दिख रहा है, मेरे को N1 N2 कहीं ना कहीं पूछा है मेरे से। यहाँ पर मेरे को N1 की बात करी है, यहाँ पर N2 की बात करी है, यहाँ पर N1 की बात करी है, पर इनके साथ साथ एक tan थीटा भी आ रहा है, tan थीटा भी आ रहा है और tan थीटा भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, tan थीटा भी निकालना है। अगर मेरे को इस क्वेश्चन में थीटा निकालना है तो दैट थर्ड इक्वेशन वी गेट बाय ओनली अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ टॉर्क।
किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करना पड़ेगा। जब आप उस एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दोगे तो आप इजीली किसकी वैल्यू अटेन कर पाओगे, एंगल थीटा या फिर टेन थीटा की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। उससे पहले n1 और n2 की वैल्यू अपन यहां से क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो n1 की वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करोगे तो n1 की जगह मैं बेसिकली n2 को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर n2 की जगह मैं अगर n1 को सब्स्टिट्यूट करूँ तो यहाँ पर n1 की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, n2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितना बच्चों, mg माइनस म्यू1 इंटू n1। अब यहाँ से मैं n1 की वैल्यू निकालता हूँ तो n1 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, वो आ गई म्यू2 इंटू n2। ये आ गई मेरे पास किसकी वैल्यू, n1 की वैल्यू। तो यहाँ पर से मेरे पास n2 इक्वल्स टू बन के आ जाएगा बच्चों mg माइनस म्यू1 इंटू n1 की जगह मैं रख रहा हूँ यहाँ पर कितना, म्यू2 इंटू n2। तो यहाँ से अगर आप n2 की वैल्यू निकालोगे तो n2 की वैल्यू आपके पास निकल के कितनी आ जाएगी बच्चों, mg अपॉन 1 प्लस म्यू1 इंटू म्यू2। वो आ जाएगी mg अपॉन 1 प्लस म्यू1 इंटू म्यू2। ये देखो n2 की वैल्यू तो आपके पास बिल्कुल मक्खन तरीके से आ गई, बस आपने एक्स एक्सेस में डायरेक्ट एक्स एक्सेस के डायरेक्शन में जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको जीरो करा और वाई एक्सेस में आपके जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको जीरो करा। और यहाँ से आप n1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो सेम तरीके से। n1 की वैल्यू आपके पास निकल के आती है म्यू2 इंटू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू1 इंटू म्यू2। यहाँ पर आ जाएगा म्यू2 इंटू एम जी अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस कितना, म्यू1 इंटू म्यू2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, n1 की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करना है, n1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है, n2 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। अब हमें इस थीटा की बात करनी है, मतलब हमें tan थीटा निकाल के लेके आना है। वो कहाँ से आएगा, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। कई बच्चों को मैंने देखा है लेडर प्रॉब्लम इसलिए छोड़ देते हैं या फिर रोटेशन मैकेनिक्स इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि टॉर्क निकालना नहीं आता। जिस बच्चे को टॉर्क निकालना नहीं आता उस बच्चे का फिजिक्स में कोई काम नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ। अगर आपको जब तक बेसिक मतलब ये एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ आई इक्वल टू जीरो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता है, एम जी नीचे लगता है, ये बेसिक रूल्स है मैकेनिक्स के। जब आप मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आपको सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है कि बेसिक फोर्सेस का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, टेंशन किधर को लग रही है और नॉर्मल रिएक्शन किधर को लग रही है, डायरेक्शन कैसी होती है नॉर्मल रिएक्शन की, मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपका आता है मैकेनिक्स के अंदर, बेसिक मैकेनिक्स के अंदर। जब तक आपका बेसिक ऑफ मैकेनिक्स ढीला है तब तक आप जेई एडवांस के क्वेश्चन को अटैक नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अब एक बार इंक चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर पिंक ले लेते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा, इस पॉइंट में मेरे पास एक पीछे को फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी दैट इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू n2। ठीक है, इस पॉइंट पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था मेरे पास बच्चों ऊपर को, उस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू थी n2। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही थी n1 और एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था पीछे को जिसकी वैल्यू थी मेरे पास कितनी, म्यू1 इंटू n1। और ये है हमारे पास कितना एंगल बच्चों, ये है हमारे पास एंगल थीटा और इसके बीचों बीच में एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड फोर्स कितना है, mg। ये हमारे पास कितना एक्ट कर रहा है, mg। अब हमें लिखनी है थीटा की कंडीशन। तो किसी भी पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क लेने की कोशिश करनी है। मान लो मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लिया, सर किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, जिसके अबाउट आपकी मर्जी उसके अबाउट ले लो, इसके अबाउट भी ले सकते हो। पर ये याद रखना कि अगर मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रखा है तो इस पॉइंट से पास होने वाले सारे फोर्सेस का मूवमेंट कितना हो जाएगा या फिर टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू जीरो। ए के अबाउट किसका टॉर्क जीरो होगा, n2 का टॉर्क जीरो, म्यू2 n2 का टॉर्क जीरो, किसका टॉर्क बचेगा, एक mg का टॉर्क बचेगा। तो mg यहाँ से कैसे एक्ट कर रहा है तो वो थोड़ा ध्यान से देना। मैंने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने में दिक्कत करते हैं। तो mg यहाँ पर क्या लग रहा है, बिल्कुल नीचे पर लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस जो है वो है मेरे पास कितनी, l/2। ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में क्योंकि लेटर की लेंथ l है, ये लेंथ कितनी है मेरे पास, l/2। अब l/2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट करोगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास ये है। तो वो निकल के आ जाएगी मेरे पास mg इंटू, यहाँ पर निकल के आ जाएगा मेरे पास l/2 कॉस ऑफ थीटा। अब आप बोलोगे सर mg इंटू l/2 कॉस ऑफ थीटा तो आपने टॉर्क की डेफिनेशन से लिख दिया r क्रॉस f, पर ये कैसे पता लगेगा कि ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब देखो मेरा जो जनरल साइन कन्वेंशन में यूज़ करता हूँ अपने टाइम से वो ये यूज़ करता हूँ कि मैं क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं लेता हूँ पॉजिटिव। समझ में आई बात, क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं हमेशा लेता हूँ पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं हमेशा लेता हूँ नेगेटिव, सॉरी
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को मैं क्या लेता हूँ यहाँ पर अपने पास नेगेटिव लेता हूँ। और अगर आप इसका उल्टा करते हो, मतलब यदि आप क्लॉकवाइज टॉर्क को नेगेटिव लेते हो और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेते हो, तो आप वैसे ही चलो, मेरी वजह से आपको साइन कन्वेंशन चेंज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, उससे आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं आने वाला। अगर मेथड सही है तो आंसर बिल्कुल सही आएगा, बस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली आंसर सेम ही रहता है। अब सर आप ये बताओ कि एम जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, आपको कैसे पता लगा? बताता हूँ। ए पॉइंट पे अपने थंब को रखो, अपना थंब लो, आपको मोमेंट अगर निकालना है तो आपको अपना एक थंब लेना है और अपनी कौन सी फिंगर लेनी है, एक इंडेक्स फिंगर लेनी है, क्योंकि मैंने भी मोमेंट की डायरेक्शन निकालना हमेशा इसी से सीखा है। एक इंडेक्स फिंगर ले लो और एक थंब ले लो। थंब को अपना रखो ए पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे आपको मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है, जिस फोर्स पे आपको मोमेंट की डायरेक्शन निकालनी है, उस फोर्स की डायरेक्शन में अपनी इंडेक्स फिंगर को रोटेट कराओ। यहाँ पर थंब को फिक्स कर दिया ए पॉइंट पे, कॉपी के ऊपर रखो और थंब को फिक्स करो, और अपनी इंडेक्स फिंगर को कुछ इस तरीके से रोटेट करो कि वो एमजे की डायरेक्शन में घूमे। तो आपको दिख रहा होगा कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है, ये चरखी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है। समझ में आया? इसीलिए यहाँ पर क्या आया मेरे पास, प्लस का आया। अब बात करते हैं N1 फोर्स की। N1 फोर्स और पॉइंट ए के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो मेरे पास शायद से ये होगी। दिस विल बी माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन N1 पॉइंट एंड ए पॉइंट, N1 एंड ए। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी आपको पता है? इस पूरे लेटर की लेंथ कितनी है? इस पूरे लेटर की लेंथ है सर हमारे पास L। तो L का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो नहीं चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, L का कौन सा कंपोनेंट चाहिए? वर्टिकल कंपोनेंट। और वो कंपोनेंट कितना आएगा? L इंटू साइन ऑफ थीटा। अब आप देखो कि N1 जो है वो एक क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है या एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, खुद से करके देखना। अगर आप भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते हो, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हो, तो यहाँ पर खुद से करके देखो, क्योंकि ये वही स्टेप है इस क्वेश्चन का जहां पर अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव में या फिर टॉर्क कैलकुलेशन में। मैं आपको थोड़ा सा टॉर्क कैलकुलेशन में ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है। फिर आप कहते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, कंसेप्ट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, वो कुछ भी नहीं है, बस आपको टॉर्क कैलकुलेशन की थोड़ी सी यहाँ पर चूक होती है, इसलिए आप क्या करते हो, पूरे क्वेश्चन को गलत करते हो। N1 जो है यहाँ पर अगर मैं अपने ए पॉइंट पे थंब को फिक्स करो और इंडेक्स फिंगर को घुमाओ N1 की डायरेक्शन में, तो दिख रहा होगा कि आपको ये कैसे घुमा रहा है, ये घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा बच्चों? माइनस का आ जाएगा मेरे पास N1 इंटू उसकी डिस्टेंस कितनी है, L साइन ऑफ थीटा। L साइन ऑफ थीटा, ये मेरे पास N1 निकल के आ गया। अब एक और टॉर्क बचा है लास्ट, किसका? वो बचा है म्यू2 इंटू N2। म्यू2 इंटू N2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? म्यू2 इंटू N2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा मेरे पास बच्चों ये, दिस विल बी माई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ म्यू2 इंटू N2। और ये डिस्टेंस होगा L का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा मेरे पास L का L कॉस ऑफ थीटा। क्योंकि म्यू2 N2 अगर आप यहाँ से ट्रांसमिटिविटी के प्रिंसिपल से यहाँ तक अलाइन करोगे फोर्स को, तो ये फोर्स मेरे पास कितना है? म्यू2 इंटू N2 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बस इसी में गलती होती है मैक्सिमम। अब म्यू2 इंटू N2 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? थंब को फिक्स करो ए पॉइंट में, इंडेक्स फिंगर को घुमाओ म्यू2 N2 के, तो इंडेक्स फिंगर ऐसे ही घूमेगी, गलती मत करना, इंडेक्स फिंगर ऐसे ही घूमेगी। इसका मतलब ये भी एक कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? निगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। कैसा? निगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस म्यू1 इंटू N1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों हमारी इसके पास? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L कॉस ऑफ थीटा, L कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन को, जो मेरे पास बहुत ही प्यारी सी इक्वेशन बन गई है, उसको सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा mg इंटू L/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा N1 इंटू L साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू1 इंटू N1 इंटू L कॉस ऑफ थीटा। पूरी इक्वेशन में L L और L सब जगह कट गया। इस पूरी इक्वेशन को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दूंगा, साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को से डिवाइड कर दिया, तो अगर मैं यहाँ से tan थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि मेरे पास tan थीटा की वैल्यू जो है वो बिल्कुल ही आसान तरीके से निकल के आ जाएगी। जो कितनी आ जाएगी tan थीटा की वैल्यू? 1 माइनस म्यू1 इंटू म्यू2 अपॉन 2 म्यू2, तो आ जाएगी 1 माइनस म्यू1 इंटू म्यू2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू2। अगर जरूरत पड़े तो आप N1 और N2 की वैल्यू भी रख सकते हो, जो मैंने ऊपर आपको निकाल के दिया, और उसको निकाल के आपकी tan थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? इतनी निकल के आ जाएगी। मेरे पास tan थीटा आ गया, मेरे पास N1 आ गया, मेरे पास N2 आ गया। ये क्वेश्चन जितना बड़ा देख रहे हो, जितना मैंने बड़ा यहाँ पर सॉल्व कर रखा है, मैंने आपको समझाने के लिए सॉल्व कर रखा है। अल्टीमेटली जब IIT एडवांस्ड के एग्जाम में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये इतना बड़ा सॉल्व होगा नहीं, मतलब वहीं पर आपको बहुत ही छोटे से एरिया में सॉल्व हो जाएगा, इतना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एक टॉर्क की इक्वेशन लिखनी है और एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखनी है, एंड अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द राइट आंसर।
और अब क्या करना है, अब आपको बस यहाँ पर n1 n2 की वैल्यू लिखनी है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे लिखते जाओ, मतलब वैसे वैसे करते जाओ। आपकी n1 की वैल्यू जो आ रही थी वो कितनी आ रही थी बच्चों, n1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितनी आ रही थी, म्यू टू इंटू एम जी अपॉन वन प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू। ये आ रही है म्यू टू इंटू एम जी अपॉन यहाँ पर आ रही है वन प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू। एन टू की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है मेरे पास शायद एम जी अपॉन वन प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू। एन टू की वैल्यू आ रही है एम जी अपॉन वन प्लस म्यू वन इंटू म्यू टू। और जो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ रही है मेरे पास वन माइनस म्यू वन म्यू टू अपॉन टू म्यू टू। टेन थीटा आ रहा है वन माइनस म्यू वन इंटू म्यू टू अपॉन टू म्यू टू। ये मेरे पास टेन थीटा आ गया, ये मेरे पास एन टू आ गया, और ये मेरे पास अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, नॉर्मल रिएक्शन एन वन निकल के आ गया। ये तीन चीज़ें मेरे पास आ गई। अगर आप तीनों चीज़ों को लाइन बाय लाइन चेक करोगे, इन तीनों चीज चारों ऑप्शन को इन तीनों चीज़ों में डाल के चेक करोगे, तो अल्टीमेटली आपका एक सी ऑप्शन करेक्ट और एक डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। अगर किसी बच्चे का सी और डी पहले से ही करेक्ट आ गया तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपने लेटर प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। और इस टाइप के क्वेश्चन को देख के आज के बाद डरने की कोशिश मत करना, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ जाए आपने उसका, ऐसा होता है कई बार कि कोई नाम सुन रखा होता है कोई प्रॉब्लम का, जैसे आपने बेगर कोइन प्रॉब्लम आती है एक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में, आपने उसका नाम सुना है पर अगर उस आपने उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है और उसका क्वेश्चन एग्जाम टाइम में आ गया तो आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे, 100% ब्लैंक आउट, क्योंकि आप ये सोचोगे मैंने उस प्रॉब्लम के क्वेश्चन करे नहीं है। बट अल्टीमेटली दैट प्रॉब्लम एंड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम आर बेस्ड on the fundamental concept of permutation and combination, and same is valid for all three subjects physics, chemistry and mathematics। तीनों के लिए यही सब कॉन्सेप्ट वैलिड रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने से आती है, प्रॉब्लम के नाम याद रखने से नहीं आती कि लेटर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का नाम, वो प्रॉब्लम का नाम। अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग का फोकस करो, मतलब प्रॉब्लम करो, प्रॉब्लम के नाम याद मत रखो वहां पे, उससे काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे लेटर प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब एक लेटर प्रॉब्लम का बहुत ही बेहतरीन केस एक और निकल के आता है, वो कैसे निकल के आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपसे सॉल्व हो पाए तो बताना, वरना इसका नेक्स्ट वीडियो में अगर सॉल्यूशन चाहिए वो उसके बारे में भी कमेंट में बता देना। क्वेश्चन में ये कुछ इस प्रकार से था कि यहाँ पर अपन को एक लेटर गिवन है। ये क्वेश्चन भी मेरे को मतलब ठीक लगा। अगर आने वाले समय में आईआईटी ने अगर फिर से लेटर प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन दिया तो मैं इसको प्रेडिक्ट कर सकता हूँ एक जेईई एडवांस वाले क्वेश्चन के लिए। हमको लेटर दिया था, यहाँ पर म्यू वन फ्रिक्शन अपन को दिया था, यहाँ पर भी यहाँ पर सॉरी फ्रिक्शन जो था हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली क्वेश्चन में गिवन था शायद, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। मेरे को क्वेश्चन अगेन याद नहीं है, मैंने मतलब बहुत समझ रहे हो ना, एक दो साल पहले करे थे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमें दिया था 15 डिग्री, फाई इक्वल्स टू, तो यहाँ से आप म्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। म्यू इक्वल्स टू होता है मेरे पास टेन ऑफ फाई, तो म्यू इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा टेन ऑफ 15 डिग्री, मतलब बेसिकली मेरे को म्यू गिवन था। ठीक है, मेरे को क्या गिवन था बच्चे, म्यू गिवन था। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी कुछ n2, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी कुछ बच्चे n1। ये एंगल मेरे को गिवन था 60 डिग्री, ये मेरे को अच्छे से याद है। और ये जो लेटर की लेंथ है, ये लेटर की लेंथ गिवन थी मेरे को 6 मीटर। एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। ये मेरे पास लेटर की लेंथ है कितनी, 6 सेंटीमीटर। हमसे बोला था कि जो लेटर का जो सेंटर ऑफ पॉइंट है, मतलब लेटर का जहाँ पर एम जी एक्ट करेगा, जैसे मान लो ये सॉरी ये उल्टा एरो क्यों बन गया, जैसे लेटर का एम जी जो है वो बिल्कुल नीचे पे एक्ट करेगा यहाँ पे एम जी, तो एम जी जो है वो इस पॉइंट से 2.4 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पर है 2.4 डिस्टेंस, मतलब जब आप टॉर्क लोगे तो इस डिस्टेंस को 2.4 लोगे, 3 नहीं लोगे। एम जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे एक्ट कर रहा है जो कि 2.4 डिस्टेंस दूर है पॉइंट ए से। इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए, इसको मैंने मान लिया पॉइंट बी। तो उसके बाद हमसे बोल रहा था कि एक मैन है, एक आदमी था, मतलब सोचना आप इस प्रॉब्लम को, मेरे को पूरी एग्जैक्ट वो डिटेल से याद नहीं है कि मास कितना था, ये कितना था, बस कॉन्सेप्ट याद है क्वेश्चन का, मतलब कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। हमसे पूछ रहा था कि एक आदमी था जिसका वेट 72 kg था, आई थिंक, फ्रॉम जितना मेरे को याद है 72 kg के आदमी ने यहाँ से चढ़ना शुरू करा, वो मान लो यहाँ तक पहुँचा। मतलब वो पूछ रहा था कि किस पॉइंट तक पहुँचेगा कि उसके बाद जो है लेडर क्या कर जाए, स्लिप कर जाए, वर्ज ऑफ स्लिपिंग, वर्ज ऑफ स्लिपिंग, SLIPPING, वर्ज ऑफ स्लिपिंग। हमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी थी। मान लो वो 72 kg का जो आदमी यहाँ तक चला और उस पर नीचे को जो वेट लग रहा है mg वो लगेगा 720, और हमें ये मान लो ये डिस्टेंस x तक चढ़ा, ये चढ़ा कितने डिस्टेंस x तक चढ़ा, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी थी कि x वो मिनिमम या फिर वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसके बाद क्या करेगा, लेडर क्या करना शुरू कर देगा, स्लिप करना शुरू कर देगा। तो हमें वो x की डिस्टेंस बतानी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है वो बेसिकली ही पूरा ही लेडर प्रॉब्लम के ऊपर बेस्ड आ गया। पर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक आदमी ने इस पॉइंट से चढ़ना शुरू करा, वो मैक्सिमम कितने पॉइंट तक जाएगा कि जिसके बाद क्या करे, लेडर क्या कर जाए अपने पास, स्लिप कर जाए। सेम कॉन्सेप्ट है, उसमें भी आपको टॉर्क की इक्वेशन लगानी है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, शायद 2 बार लगानी पड़े टॉर्क की इक्वेशन
क्वेश्चन, आई डोंट नो। बट एक बार इसका आंसर या क्या मेथड होगा आपका सॉल्व करने का, उसको कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर टैली करवाना, ताकि बाकी बच्चे को भी पता लगे और ताकि मैं आपकी भी अंडरस्टैंडिंग देख सकूं कि आप एक क्वेश्चन को करने के बाद क्या उसी तरीके के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में कैपेबल है या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिन जिन बच्चों को इस वीडियो की जरूरत होगी प्लीज़ इन वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचाना। तो ऐसी ही सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे, हर दिन मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आएंगे। अगर कोई थ्योरी में आपको दिक्कत है उसको भी कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना, थ्योरी भी मैं ला सकता हूँ। और यही बात रही ग्राफ की सीरीज़ वाली, तो आगे जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आगे जब हमारे चैनल बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा आपकी मदद से, तो हम तब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत सारी सीरीज़, बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है। बस भगवान की दया से ऐसी चैनल चलते रहे और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट हमें मिलते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।